आज हम बात करेंगे सरकार के तीसरे अंग यानी कि न्यायपालिका की। जैसे कि सरकार के 2 अंगों के बारे में, एक विधायिका और एक कार्यपालिका के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और सरकार का तीसरा अंग आता है न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका की बात करेंगे। अगर हम अमेरिका के विपरीत देखें, यानी कि अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें अपनी न्यायपालिका को, तो भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। एकीकृत यानी कि एकीकृत का मतलब ये है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राज्य में न्यायालय होते हैं, राज्यों के जो कोर्ट होते हैं, उनका अपना संविधान, अपना कानून होता है, और जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है उसका अपना कानून होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें हाई कोर्ट पे नहीं बता सकता, ठीक है। वो कुछ भी कहेगा तो उनकी मर्जी है, वो माने या ना माने। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत यानी कि एक ही है, सब एक ही है। हम इसे एक पिरामिड से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिरामिड बनाया है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे कम जगह है शीर्ष पर, तो यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट फिट होता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे देश का एक ही कोर्ट है और सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है न्याय के लिए, हर चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा पूरे जितने भी कोर्ट हैं पूरे भारत में, उन सब पर इसका अधिकार है। ये किसी से कोई भी फैसला कहे, कोई भी बात कहे, तो वो बाकी के कोर्ट्स को माननी पड़ेगी। इसे कहते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, यानी कि सबका एक ही होना। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और हाई कोर्ट अलग है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे देखो जगह ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हाई कोर्ट फिट बैठते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के बाद आता है उच्च न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। ये हर एक ज़िले का अपना अलग अलग होता है। जैसे कि दिल्ली का अपना अलग उच्चतम न्यायालय होगा, यूपी का अपना अलग हाई कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का अलग होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका एक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही न्यायालय है। इस तरीके से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका एक ही न्यायालय है। अब ये जितने भी हाई कोर्ट हैं अपने राज्य के अलग अलग, ये सब किसके अंडर में काम करेंगे? उच्चतम न्यायालय के अंडर में काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय जो भी कहेगा वो इन्हें मानना पड़ेगा, उसके सारे फैसलों को मानना पड़ेगा। इसके बाद देखो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए और भी जगह है। ये वो न्यायालय हैं जो एक ही राज्य में बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये राज्य से भी नीचे स्तर के न्यायालय होते हैं। इनको हम अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय भी कहते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। और ये राज्य यानी कि हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। अगर कुल मिला के कहें तो सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, उसके अंडर में ये सारे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबका एक बॉस बना हुआ है, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सबसे नीचे वाले जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय, इनको हाई कोर्ट की भी माननी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की भी माननी पड़ेगी। हाई कोर्ट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि नीचे वालों को ऊपर वालों की माननी पड़ेगी, लेकिन ऊपर वालों को नीचे वालों की नहीं माननी पड़ेगी। जो जितना ऊपर है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम पिरामिड से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट की है, फिर हाई कोर्ट की है, और फिर उसके बाद अधीनस्थ या फिर जिला न्यायालयों की है, जो अपना हर जिले का एक एक न्यायालय होता है। तो ये जो न्यायालय की एकल व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है कि हमें इस तरीके का न्यायालय बनाना था, जिसमें मतलब एक दूसरे में इस तरीके से पावर्स डिवाइड हो रही हैं और सबका एक ही जोड़ है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो लिया गया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक भारत सरकार अधिनियम है 1935, ये ब्रिटिश शासन में आया था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये उन्होंने बनाया था कि मतलब कि हमारे जो देश की संसदीय प्रणाली है, देश की शासन व्यवस्था है, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें सही नहीं थी। जो हमें सही लगी वो हमने अपना ली। तो उसमें यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो उसमें यही था कि ऐसा होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब होने चाहिए। तो ये हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हैं, वहीं से ग्रहण किए हैं। अगर हम अमेरिका की न्यायालय देखें तो वहाँ पे द्वैध व्यवस्था है। द्वैध यानी कि दोहरी व्यवस्था। वहाँ पे नागरिकता भी दोहरी है और वहाँ पे न्यायालय भी दोहरे हैं। जैसे वहाँ पे हर स्टेट में रहने की नागरिकता अलग होती है और पूरे देश की नागरिकता अलग होती है, वैसे ही यहाँ पे वहाँ पे न्यायालय भी होते हैं कि जो स्टेट लेवल पे न्यायालय होंगे वो अलग होंगे और जो पूरे देश के लेवल पर होंगे वो अलग होंगे।
मतलब एक न्यायालय होगा देश के लेवल पर और अपने स्टेट के अलग अलग होंगे, और स्टेट वाले देश वाले न्यायालय के अंडर काम नहीं करते। वो अपना सुनते हैं, वो अपना सुनते हैं। हाँ, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, सुनना ना सुनना स्टेट वालों की मर्जी है। ये तो खैर अमेरिका की बात हो गई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंपैरिजन हो जाता है कि हर देश में ऐसा न्यायालय नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पर है, सब जगह अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। यानी कि अभी तो हमने इसका नाम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय रख दिया। उससे पहले जब ब्रिटिश सरकार थी तो उसने इसका नाम रखा हुआ था प्रिवी काउंसिल। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें नाम आता है प्रिवी काउंसिल, वहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं होता। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से पहले इसे जब ब्रिटिश सरकार थी इसको प्रिवी काउंसिल कहा जाता था। फिर प्रिवी काउंसिल का ही स्थान किसने ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता से ही तो पता चलेगा कि इसकी क्या क्या पावर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यपालिका और विधायिका की पावर्स अलग अलग हैं और न्यायपालिका की पावर्स बिल्कुल अलग हैं। सरकार के वो दो जो अंग हैं जिसमें मंत्री परिषद और बहुत कुछ नेता वगैरह आते हैं, वो सब न्यायपालिका को अपने अंडर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किन की पावर कितनी है, वो हम इसकी स्वतंत्रता से जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। अंतिम व्याख्याकर्ता का मतलब क्या है? देखो, हमारा संविधान है, यानी कि संविधान की एक किताब है जिसमें हमारे देश के सारे कानून लिखे हुए हैं कि शासन प्रशासन कैसा होगा, कौन कब क्या कर सकता है, किसकी पावर कितनी है। तो वो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उस लैंग्वेज की व्याख्या कौन करेगा कि मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? वो जो मतलब है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसका जो भी मतलब निकालेगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा कि हाँ, इसका मतलब यही है। वो उसका मतलब अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बताए, ठीक है, जैसा भी बताए वो सबको मानना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी पावर है कि संविधान का जो अंतिम व्याख्या करता है या फिर विवेचन करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। एक पावर तो इसकी ये हो गई। अब हम इसके अगर न्याय क्षेत्र की बात करें कि न्याय क्षेत्र में ये क्या क्या कर सकता है, तो न्याय क्षेत्र में इसके संवैधानिक जन अधिकार, संविधान में जितने भी लोगों के लिए अधिकार है उन सब के लिए ये काम करता है। लोगों के बीच में कुछ भी हो जाता है और आपराधिक मामले, उन सब के लिए काम करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में अगर निर्वाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। राज्य से राज्य में प्रॉब्लम हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट। लोगों से लोगों में प्रॉब्लम या लोगों से सरकार के बीच में प्रॉब्लम, इन सब का अंतिम फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो यहाँ तक कि कार्यपालिका और विधायिका को, संसद को भी मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अधिकार हो गया। अब देखो, कार्यपालिका या फिर विधायिका, जैसे विधायिका में पूरी मंत्री परिषद होती है, इतने बड़े बड़े मंत्री होते हैं और प्लस प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति होता है। वो सब मिलकर भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकते, किसी भी चीज़ का कुछ भी करने का दबाव नहीं बना सकते। वो उन सब चीज़ों से स्वतंत्र है, ना तो पूरी की पूरी विधायिका और ना ही पूरी की पूरी कार्यपालिका न्यायपालिका पर कैसा भी दबाव नहीं बना सकती। जैसे हम अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, अगर हम उसकी ही बात करें, न्यायाधीश, न्यायाधीश कहते हैं हिंदी में, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है न्यायाधीश होता है। अगर हम उसकी नियुक्ति की बात करें कि उसको कौन बिठाता है, तो कहने के लिए तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्या वाकई में सिर्फ राष्ट्रपति करता है? देखो, राष्ट्रपति तो सिर्फ सिग्नेचर करता है। जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की पूरी बैठक, यानी कि जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही जज हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ जज, उन सबको भी साथ में बिठाया जाता है। ठीक है, और इसलिए सब मिलकर तब सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। तो इसमें ताकि राजनीति ना हो, राजनीति की वजह से ना बिठाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन सबको बिठाया जाता है। कैबिनेट मंत्रियों को, इन सबको बिठाया जाता है नियुक्ति में। और एक बार अगर नियुक्ति हो गई, एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी कुर्सी पे बैठ गया, फिर किसी की मजाल नहीं उसे कुर्सी से हटा दे।
वो अपने 5 साल या फिर जितना भी उसका कार्यकाल होगा उसको पूरा करने के बाद ही उतरेगा। ठीक है, चिपक जाएगा कुर्सी से, कोई नहीं हटा सकता उसको। अगर हटाना भी है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाना पड़ेगा। महाभियोग यानी कि संसद में पत्र पेश करना पड़ेगा, ठीक है, बहुमत से उसको पास करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आज तक के रिकॉर्ड में किसी पर भी महाभियोग चलाया ही नहीं गया है, क्योंकि पता है कि हटने वाला तो है ही नहीं। तो इसलिए तो ये एक स्वतंत्रता हो गई। अब स्वतंत्रता में एक ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज जब ये रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद इनको मनाही हो जाती है, फिर ये वकालत नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये राजनीति से रिलेटेड बाद में किसी की वकालत करके उसको फ़ायदा ना पहुंचाए राजनीति से रिलेटेड। तो हर चीज़ हमारे संविधान निर्माता जो हैं वो कर गए हैं। और पता है इसमें क्या है? अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अवमानना मतलब क्या होता है? इंसल्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब इनकी इंसल्ट कर देता है, इनकी अवमानना करता है, यानी कि इनकी बात नहीं मानता, तो उस पर भी ये सज़ा दे सकते हैं। यहाँ तक कि ये सरकार के बड़े बड़े हिस्सों को, बड़े बड़े मंत्रियों को, आम लोगों को, किसी को भी मतलब सज़ा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। और ये अपना जो स्टाफ होता है, इनका अपना खुद का स्टाफ, उसकी नियुक्ति खुद करते हैं। इन्हें कहाँ पे कौन सा व्यक्ति नियुक्त करना है, कहाँ पे कौन से पद पे किसे बिठाना है, उसके लिए इनको विधायिका से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, कार्यपालिका से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो न्याय क्षेत्र है ये भी बहुत बड़ा अधिकार है। न्याय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर्स हैं वो एज इट इज़, ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। संसद उनकी पावर में कटौती नहीं कर सकती। संसद ऐसा कोई बिल नहीं ला सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कट किया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाने का बिल ला सकती है, लेकिन घटाने का बिल नहीं ला सकती। तो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। अब हमारी न्यायपालिका जो है, चाहे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को कहें, चाहे हम उसको हाई कोर्ट को कहें, चाहे हम उसको अधीनस्थ न्यायालय के लिए कहें, तो ये विधानमंडल और विधान परिषद, चाहे मंत्री परिषद, उन सब से ही फ्री है, स्वतंत्र है। यानी कि वो इनके फैसलों पर दबाव नहीं बना सकते। इनका जो मन आएगा वही अपनी मर्जी से संविधान के अनुसार ये फैसले देंगे, तो कोई और इन पर दबाव नहीं बना सकता। तो ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आई होप आपको न्यायपालिका समझ में आ गया होगा। अब न्यायपालिका के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग है, हाई कोर्ट एक अलग है, अधीनस्थ न्यायालय एक अलग है, जिन पे अलग अलग वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बहुत लंबा है। उसके बाद इनके जजेस कैसे नियुक्ति होती है, कितना कार्यकाल होता है, क्या क्या पावर्स होती हैं, किसकी कितनी पावर्स होती हैं, उन सब पे भी अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, पॉलिटी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।